हमारे यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपको कंटिन्यूसली इस चैनल पर मिलती रहेंगी और नोट्स आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या क्या करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। फिर हम देखेंगे कि राजनीति और पर्यावरण का एक दूसरे से क्या लेना देना है। फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, वैश्विक राजनीति और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साझी संपदा क्या है, साझी संपदा पर अलग अलग जिम्मेदारियां क्या हैं, रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसे कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, भारत सरकार और पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए पर्यावरण संरक्षण के लिए। साथ ही साथ हम पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए वो जानेंगे, संसाधनों की भू राजनीति के बारे में जानेंगे और मूलवासियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण, प्राकृतिक और संसाधन का मतलब क्या है, यानी प्राकृतिक संसाधन और संसाधन का मतलब क्या है। तो अगर मैं पर्यावरण के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, पर्यावरण वह स्थिति है जिसमें सभी जीव और व्यक्ति रहते हैं, यानी जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास की जो स्थिति है उसी को क्या बोलते हैं, हमारा पर्यावरण बोलते हैं। यानी पर्यावरण वह स्थिति है जिसमें सभी जीव और व्यक्ति रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। संसाधन के बारे में बात करें तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। तो देखिए, वह प्रत्येक चीज़ जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी जिसके यूज़ से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जैसे कि जलवायु हो गया, ज़मीन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जल हो गया, वायु हो गई, ज़मीन हो गई। जलवायु नहीं है, जल और वायु है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। देखिए, जब ये संसाधन हमें प्रकृति से मिलने लगे तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेड़, हवा, ज़मीन आदि कुछ ऐसे होते हैं जो मानव संसाधन होते हैं, ठीक है, मानव से मिलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब बात आती है कि राजनीति विज्ञान और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे जुड़े। देखिए, अगर हम देखें तो पर्यावरण वैसे तो विज्ञान का विषय है, ठीक है, पर इसकी चर्चा राजनीति विज्ञान में करने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? देखिए, वर्तमान में पर्यावरण संबंधी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इनका समाधान कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो पृथ्वी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान कोई देश अकेला नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो। अमेरिका भी चाहे तो वो पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो ऐसे पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए क्या चाहिए, देशों के बीच सहयोग होना चाहिए, ठीक है। और दो देशों के बीच सहयोग कायम करने के लिए उनकी सरकारों के बीच सहयोग होना चाहिए। और जहाँ पर सरकारों के बीच सहयोग की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या, राजनीति तो आएगी आएगी। इसी वजह से क्या, पर्यावरण के मुद्दे राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि पर्यावरण की समस्याओं का समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। तो देशों के बीच सहयोग चाहिए, सहयोग यानी सरकारी सहयोग, और सरकार के सहयोग के लिए क्या, राजनीति तो चाहिए ही चाहिए। तो आगे देखते हैं पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या हैं वर्तमान में। अगर हम देखें तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा पहले चलें, इतिहास पर नज़र डालें, तो पर्यावरण कभी एक इतना बड़ा विषय रहा ही नहीं, कोई समस्या थी ही नहीं कभी, ठीक है। पर जैसे जैसे विकास की गति बढ़ी और विश्व में जनसंख्या बढ़ने लगी तो पर्यावरण एक चिंता का विषय बनने लगा। क्यों बनने लगा? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा, संसाधन कम पड़ने लगे और स्थिति खराब होने लगी। अगर हम वर्तमान में देखें कि क्या समस्या है, तो देखिए, चारागाह से चारे खत्म हो रहे हैं, नहीं जो जानवर वगैरह चारे खाते हैं वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कृषि योग्य भूमि समाप्त हो रही है, जब कृषि नहीं होगी तो व्यक्ति खाएगा क्या। मत्स्य भंडार घट रहा है, यानी मछलियों की संख्या घट रही है। जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है दिन पे दिन। वनों की कटाई में वृद्धि हो रही है। जैव विविधता समाप्त होती जा रही है। ओजोन परत में छेद पाया गया है। इसी के साथ साथ विश्व में प्रदूषण बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पीने के पानी की उपलब्धता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब समस्याएं हैं। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे कब आए? देखिए, हमने पर्यावरण के बारे में देखा कि वो समस्याएं, तो ये राजनीति में कब आया? तो हुआ क्या कि 1980 के दशक में पर्यावरणीय मुद्दों ने जोर पकड़ा। तो हुआ क्या कि 1972 में क्लब ऑफ रोम के जो विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी, किस नाम से, लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से। अब इस बुक के बाद ही ये सारी चीज़ें क्या हुई, सामने आई। तो क्लब ऑफ रोम के विद्वानों ने एक बुक लिखी लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से। कब? 1972 में। अब इस बुक में क्या बताया गया कि किस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उस वजह से प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अब इसी के बाद से शुरुआत हुई किसकी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। इसे इंग्लिश में UNEP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जो क्या करा रहा है, विश्व में पर्यावरण संरक्षण से सम्मेलन आयोजित करा रहा है, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए सम्मेलन आयोजित करा रहा है। तो 1980 में शुरुआत हुई, किस वजह से,
एक बुक के सामने आने के बाद, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आता है कि साझी संपदा की। साझी संपदा क्या होती है? देखिए, साझी संपदा का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे खेल का मैदान है, कुआं हो गया, नदी हो गई, तो इस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है ना, इसके ऊपर पूरे समुदाय का यानी उस पूरे समाज का हक होता है। तो ऐसी ही विश्व के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिस पर कोई विश्व का एक देश अधिकार नहीं जता सकता बल्कि वो पूरे विश्व के लिए है, जिसे हम बोलते हैं क्या, वैश्विक साझी संपदा। ठीक है, तो उदाहरण अगर हम ले तो देखिए जैसे अंटार्कटिका हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, समुद्र आदि हो गया, तो ये सब वो जगहें हैं जहाँ पर कोई एक देश ऐसा नहीं बोल सकता कि ये उनकी है, ये किसकी है, ये सबकी है। यानी ये क्या है, ये साझी संपदा है, ये वैश्विक साझी संपदा है। तो यहीं से एक नई चीज़ सामने आई, क्या, वैश्विक साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसका मतलब क्या है? तो इसे ज़रा हम डीपली समझते हैं, आप ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए, विश्व में विकास की स्थिति अलग अलग होने के कारण एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसका नाम क्या था, साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। कहने का मतलब क्या है कि वो संपदा तो सबकी है, ठीक है, यानी अंटार्कटिका, समुद्र हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, वो संपदा तो सबकी, यानी उस पर अधिकार सबका है, पर उसकी देख रेख सबको अलग अलग करनी चाहिए, यानी कुछ को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कुछ को कम। अब ऐसा क्यों, देखते हैं। तो अगर आज विश्व पर हम नज़र डालें तो विश्व 3 अलग अलग हिस्सों में बटा है। पहला कौन सा, विकसित देश, दूसरे विकासशील देश और तीसरे कौन से, अल्प विकसित देश। अब ऐसे में एक तरफ जहां विकसित देशों के लिए पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए तो आर्थिक विकास करना और गरीबी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उनके लिए पर्यावरण थोड़ी ज़रूरी है, उन्हें क्या करना है, उन्हें तो भी अपना विकास करना है, अपने देश को गरीबी से बाहर निकालना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर प्रत्येक देश को साझी संपदा की देखरेख की समान जिम्मेदारी दे दी, यानी सबको बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको भी इतना ही इन्वेस्ट करना है, आपको भी इतना ही करना है, तो ये थोड़ा सा भेदभाव हो जाएगा। क्योंकि विकसित देशों के पास तो ज़्यादा पैसा है तो वो ऐसा आराम से कर लेंगे, पर छोटे देशों के लिए ऐसा करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम पर्यावरण को लें, ठीक है, तो हम विकसित और विकासशील देशों से दोनों से अगर पर्यावरण रक्षा के लिए समान प्रयास करने को कहें तो वो क्या होगा, सही नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ विकसित देश अपना विकास कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों को अभी भी अपना विकास करना क्या है, बाकी है। तो इसीलिए उनके लिए क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसी के साथ साथ अगर हम एक चीज़ और देखें तो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, विकसित देशों ने। तो इसीलिए उनको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होनी चाहिए, ज़्यादा विकसित देशों की। ठीक है, तो इसी विचारधारा को क्या कहा जाता है, साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। यानी कि विश्व की संपदा जो है वो तो साझी है, वो तो हर देश की है, पर उसके समाधान के लिए क्या है, जिम्मेदारियाँ सबकी अलग अलग है, सबको अलग अलग कदम उठाने चाहिए। यानी विकसित देशों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और विकासशील देशों को कम। तो अब हमें बात करनी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में। इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो ये है क्या एग्जैक्टली, चलिए देखते हैं। देखिए, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास संबंधित क्या किया, एक सम्मेलन किया, जो कि किससे संबंधित था, पर्यावरण और विकास से। इसी को बोला जाता है कि रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जैसे जैसे मैं बताता चलूँ आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कब हुआ, 1992 में हुआ। किसने कराया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराया। कहाँ कराया, रियो डी जेनेरो में कराया। नाम क्या था, पर्यावरण और विकास का सम्मेलन। इसे अर्थ समिट भी कहते हैं इंग्लिश में, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। अब इसमें जितने भी देश शामिल हुए ना, उन्होंने टिकाऊ विकास के लिए एक योजना बनाई, जिसे क्या कहते हैं, एजेंडा 21। यानी जितने भी देश शामिल हुए उन्होंने क्या बनाई, एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, जिसका नाम क्या रख दिया, एजेंडा 21। किसके लिए बनाई थी, टिकाऊ विकास के लिए। तो देखो टिकाऊ विकास क्या होता है, तो टिकाऊ विकास से हमारा मतलब है विकास का ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। यानी विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। अब इस सम्मेलन की चर्चा के दौरान ही एक बात सामने आई कि विश्व मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी का। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो ऊपरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उन्हें पर्यावरण की चिंता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश क्या है, विकासशील है, और उन्हें किसकी चिंता है, गरीबी दूर करने की, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको। तो इसी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 बनाया गया, जिसमें विकास करने के तरीके बताए गए, जिसने पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ठीक है भाई, और बाद में जाकर इसकी आलोचना भी की गई, क्योंकि ये सम्मेलन पर्यावरण के लिए बनाया गया था, पर यह विकास पर ख़त्म हुआ। तो मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ कि देखो, 1992 में एक सम्मेलन हुआ जो पर्यावरण और विकास से संबंधित था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन
रियो सम्मेलन या अर्थ समिट कहते हैं। जितने भी देश शामिल हुए उन्होंने क्या बनाया, एजेंडा 21 बनाया, जिसका मतलब क्या था कि विकास करने के ऐसे तरीके जिससे क्या हो सके, पर्यावरण को कम नुकसान हो और विकास ज़्यादा हो। किसके लिए बनाया गया था, टिकाऊ विकास के लिए। तो टिकाऊ विकास का मतलब वही होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्या करना, विकास करना। आगे अगर हम देखें तो इसी के अंदर ये वाली जो मान्यता थी, यानी ये जो वाली विचारधारा थी, कौन सी, साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, कि जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज़्यादा समाधान करे। इसी के साथ साथ विकसित देशों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो इसी दौर के अंदर इसे भी क्या की गई, मान्यता दे दी गई। तो 1992 के ही रियो सम्मेलन में साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत को मान्यता दे दी गई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नियम बनाया, ठीक है, किस नाम से, UNFCCC। तो ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा लंबा है बट याद रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से नियम बनाए जिसके अंदर क्या था कि सभी देश अपनी क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि सबको बराबर का योगदान देना है, बल्कि जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले सकता है वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओजोन की परत के अंदर क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, यानी ओजोन की परत क्या हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है। इस वजह से क्या हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपर बीमारियां बढ़ सकती हैं, ठीक है, त्वचा रोग वगैरह। किस वजह से, क्योंकि ओजोन क्या करती है, बाहर से आने वाली यूवी रेज को रोकती है, और वो यूवी रेज अगर धरती पर आ जाएंगी तो उससे स्किन कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। तो ओजोन परत के ख़त्म होने की ये समस्या है। तो ये ख़त्म किस वजह से हो रही है, ये हो रही है ख़त्म ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये गैसेस होती हैं कुछ, जिस वजह से क्या हो रही है, ओजोन की परत ख़त्म हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण ओजोन की परत को पहुंच रहे नुकसान को देखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल क्या किया गया था, बनाया गया था। ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। वह गैसें जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है उन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और यही क्या कर रही हैं, ये सब ओजोन की परत को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। कौन कौन सी हैं ऐसी गैस, देखिए, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, क्या है, कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और ओजोन की परत को नुकसान भी पहुंच रहा है। अब इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। 1992 में प्रस्तावित किया गया और 2005 से इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी 1992 में प्रस्तावित किया गया था कि ऐसा बनाना चाहिए और 2005 से इसे लागू कर दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि विकासशील देशों को इसके क्राइटेरिया से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि विकासशील देशों के अंदर जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो विकसित देशों के मुकाबले क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को इस प्रोटोकॉल से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। यानी इसके अंदर जो भी बाध्यताएँ हैं वो भारत और चीन पर लागू नहीं होती। अगर आगे हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। यानी भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने क्या किया कि नेशनल ऑटो फ्यूल, ये ऑटो फ्यूल नहीं है, ऑटो फ्यूल, फ्यूल बोलते हैं ना ईंधन, ऑटो फ्यूल पॉलिसी में क्या किया, बदलाव किया। इसके द्वारा क्या किया गया कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। कैसे ईंधन का उपयोग किया जाए जो कि क्या हो, स्वच्छ हो। साथ ही साथ यातायात के साधनों में CNG के प्रयोग पर बल दिया गया कि CNG यूज़ की जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। इसी के साथ साथ ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग पर जोर दिया गया। यानी ऐसे ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग करो जो कि कभी ख़त्म ना हो, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई। इसी के साथ साथ 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और 2003 में बिजली अधिनियम पास किया। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है आपको, बस पॉइंट्स याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ स्वच्छ कोयले के उपयोग पर भी क्या किया, जोर दिया। स्वच्छ कोयले से क्या होता है कि कम मात्रा में कार्बन निकलती है, यानी कम मात्रा में प्रदूषण होता है। आगे अगर हम देखें तो पर्यावरणीय आंदोलन कौन कौन से हुए। तो बेसिकली वे आंदोलन जो पर्यावरणीय यानी पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर या उनकी मांगों को लेकर किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय आंदोलन बोलते हैं। तो भारत और विश्व में ऐसे कई आंदोलन किए गए हैं जो किससे संबंधित थे, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित थे। अब भारत में जो जो आंदोलन किए गए हैं वो कौन सा है, देखिए, चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप अगर डिटेल में ये जानना चाहते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति का मतलब क्या है, देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी खासियत है ना वो ये है कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास सारे संसाधन हो, ठीक है। और इसी वजह से इतिहास में क्या रहा है, देशों के बीच टकराव रहा है। अब मान लीजिए किसी देश के पास कोई संसाधन है, दूसरे पर नहीं है, तो वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, अपना बल दिखाकर उनके संसाधन यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा शुरू से होता हुआ है।
तो यूरोपीय ताकतों के विश्व में फैलने का भी यही कारण था कि यूरोपीय ताकतें भी विश्व के अलग अलग देशों में इसीलिए फैली थी ताकि वो उनके संसाधनों का उपयोग कर सकें। अब विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास क्या है, खनिज संसाधन ज़्यादा है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, यानी प्रकृति ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, देश के बीच हमेशा टकराव बना रहता है। इसी को बोला जाता है क्या, संसाधनों की भू राजनीति। यानी जब संसाधनों की वजह से एक देश दूसरे देश पर प्रभाव जमाने लगे या उन दोनों के बीच समस्या होने लगी, तो इसी को बोलते हैं क्या, संसाधनों की भू राजनीति। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है खाड़ी देश। खाड़ी देश मतलब जो अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज़ जैसे हमारा जॉर्डन हो गया, सूडान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, तो ये सब। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ये उत्पादन करते हैं, पैसे का जो सोर्स है इनका, वो क्या है, तेल संसाधन है। ठीक है, और इनके ज़्यादा तेल संसाधनों की वजह से ही क्या है, उस क्षेत्र पर हमेशा बड़ी बड़ी शक्तियों ने कब्जा करने की कोशिश की है ताकि वो उनके तेल संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भविष्य की संभावनाएं क्या है भू राजनीति को लेकर, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नहीं, वर्तमान में पानी सबसे ज़रूरी है और पानी के बिना जीवन तो संभव हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम सब जानते हैं। तो वर्तमान में विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है। अब ऐसे में माना जाता है कि भविष्य में पानी को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन ये बन सकता है, यानी भविष्य में जाकर पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। और कई विद्वानों ने तो ऐसा भी कहा है कि अगर विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो किसकी वजह से होगा, पानी की वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है मूलवासी। तो मूलवासी होते कौन है, ये हमारे को समझना है। सबसे पहले देखिए, मूलवासी उन लोगों को कहा जाता है जिनके पूर्वज किसी क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे थे। ठीक है, और फिर किसी दूसरी संस्कृति की या जाति के लोगों ने आकर क्या किया, वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पूर्वज किसी क्षेत्र पर बहुत लंबे समय से रह रहे थे, मोस्टली आदिवासी वगैरह होते, ठीक है, जो कि किसी क्षेत्र में रह रहे थे और बाद में फिर बाहर से लोग आए और उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और इनको क्या किया, हाशिए पर ढकेल दिया, यानी किनारे पर ढकेल दिया। ये मूलवासी आज भी अपने परंपरागत तरीक़ों से क्या करते हैं, जीवन जीते, यानी वैसे ही जैसे पहले जिया करते थे आदिवासियों की तरह, तो उसी तरीके से अभी भी अपना जीवन जीते हैं। इनकी समस्याएं क्या हैं, देखिए मूल निवासियों की समस्या ये है कि सबसे पहले तो ये समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इनके साथ समान बिहेवियर नहीं होता, इन्हें इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे। साथ ही साथ ये पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनको उस क्षेत्र के अंदर कोई पहचान ही नहीं मिलती है, इनको किसी तरीके का कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। विकास के लिए संघर्ष कर रही है, अभी भी बहुत हीन अवस्था में रहने के लिए क्या है, विवश है, क्योंकि इनके विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बुनियादी सुविधा यानी जैसे रोटी, पानी, ठीक है, इन सब की भी क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के साथ साथ ये रहने के स्थान पर अपने हक की मांग करते हैं कि एटलीस्ट जहाँ पर ये रह रहे हैं तो वहाँ पर सरकार द्वारा इनका क्या किया जाए, हक सुनिश्चित कर दिया जाए कि वो पर्टिकुलर ज़मीन इन्हीं से बिलोंग करेगी। और साथ ही साथ जंगलों को उजाड़े जाने से ये क्या है, चिंतित है, क्योंकि इनका जो मुख्य रहने का स्थान है वो क्या है, जंगल ही है। तो ऐसे में जंगलों को उजाड़े जाने से ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो ये था ये आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। आप हमारी बाकी वीडियोस देखिए, आपकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स का भी और साथ ही साथ प्लेलिस्ट और बाकी के चैप्टर्स का भी, तो उन्हें ज़रूर देखिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।